हेलो, मैं हूं मोहित। वेलकम टू ओटाकू एम डबस। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारी एक डबिंग टीम है जो फिलहाल थोड़े लेट एपिसोड डाल रहे हैं, पर जल्दी ही हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर आपको हमारी हालत की तरस आता है और अगर आप एक एडिटर है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे एनिमे की जिसे देखते ही ऐसी शक्ल हो जाती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट हिगुराशी नो नाको कोरोनी सोत्सु, और मैंने इसे सही प्रोनाउंस किया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद अ बैंग। और यहाँ बैंग से मेरा मतलब है लिटिल बैंग। तो पहली बार, हिगुराशी इज नॉट फॉर एवरीवन। या तो ये आपको पसंद आएगा या ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसे समझने के लिए आपको इसे देखते वक्त पूरा फोकस रहना पड़ेगा, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। और जो लोग फोकस रहेंगे उनको सिर्फ ये आधा समझ आएगा। ये सीरीज सही से कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती और ये सिर्फ ऑडियंस को क्लूज देता है जिससे वो खुद की थ्योरीज बनाती है। और जो लोग इस सीरीज को देखने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए मेरे पास ये है, सबको एक मिलेगा, लेके जाना, क्योंकि मुझे भी इसकी जरूरत पड़ी। तो हम यहाँ बात करेंगे इसके 4th सीजन की, जो कुछ लोगों के लिए 2nd सीजन भी है। तो जाहिर सी बात है इसमें स्पॉयलर्स होंगे। और अगर इसके पहले सीजन्स में आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, सबका जवाब देगा मैं, क्योंकि तुम सब लोग जब कमेंट करते हो तो पढ़ने में मजा आता है। मगर ये मत पूछना कि अगला डब कब आएगा। तो आइए आज मैं आपको ले चलता हूँ मेरे सपनों के गांव में, द हिनामिजावा विलेज। इसे अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो मैं कहूँगा ब्यूटीफुल। इस जगह आखिर कौन नहीं रहना चाहेगा। किसी भी सीरीज के लिए उसका सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है उसकी सेटिंग्स। और ये जगह इतनी ब्यूटीफुल होते हुए भी एक मिस्ट्री हॉरर के लिए परफेक्ट है। और इसके नए एनिमेशन ने इसमें एक अलग जान डाल दी है। ये एनिमेशन के मामले में स्टूडियो डीन वाले हिगुराशी से 10 गुना ज्यादा अच्छा है। सो कमिंग बैक टू द विलेज, यहाँ पर रहने वाले लोग बिल्कुल एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे के कैरेक्टर्स की तरह है, सारे के सारे। वो साथ में कई सारी मोई चीजें करते हैं। ये शुरू में बिल्कुल एक बच्चों के एनिमे की तरह लगता है, पर सिर्फ शुरुआत में, क्योंकि फिर चीजें ऐसा मोड़ ले लेती है जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते। और अचानक से कुछ ऐसी चीजें होती है जिसे देखने के बाद आप शॉक्ड हो जाते हैं। और हिगुराशी ऐसा बार बार करता है, और वो ऐसा करने के लिए अपने हर एक प्लॉट डिवाइस का इस्तेमाल करता है। चाहे वो एक छोटी से छोटी भी चीज क्यों ना हो, वो आगे जाके कैरेक्टर्स की लाइफ पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। पहला एपिसोड शुरू होता है हर मेन कैरेक्टर के घर से। पहले केइची, फिर रेना, फिर मियोन और अंत में रिका, जो कि कैलेंडर को देख रही है। और तभी हमें सुनने को मिलता है ये इसे सुनने के लिए कान तरस गए थे, इतना होलसम है। चलो फिर ज्यादा सिंप ना करते हुए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। रिका के बाहर जाने के बाद सातो को कहती है, चाहे तुम कितनी भी बार कैलेंडर देख लो, जब तक कि तुम हिनामिजावा को छोड़कर जाने का ख्याल अपने दिमाग से नहीं निकालती, तब तक तुम जून 1983 से नहीं निकल सकती। उसके बाद एक ईवल ग्रीन, सातो को ये डेविल। और फिर हमें इस सीजन की एक बैंगर ओपनिंग सुनने को मिलती है। और मैंने इस ओपनिंग में थोड़ा दिमाग लगाकर कुछ पॉइंट नोटिस किए हैं। पहला है ये, रिका अपनी आंख बंद करती है, सातो को अपनी आंख खुलती है। और एक सिंबलाइजेशन है इस बात का कि जो पावर रिका के पास है वो अब सातो के पास भी है। और फिर यहाँ हान्यू को बुरी तरह पीट दिया गया है, और ये किया है आउ आउ ने। और इससे साफ पता चलता है कि आउ आउ हान्यू से ज्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है कि अगर मैं सिर्फ फेदरलाइन बोलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आउ आउ। और आगे ये तो यूरी हो गया। म्यूजिक और इस सीन में रिका और सातो को पावर से लगता है, ये ना हो तो ही अच्छा रहेगा। और यहाँ पर केइची, मियोन, शियोन और रेना है जो बड़े हो चुके हैं, जिनके चेहरे नहीं दिखाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सातो को उनसे दूर होती जा रही है। फिर हमें पहली बार रेना के डैड दिखाई जाते हैं, जिनको कल रात को हैंगओवर है। और फिर कुछ ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं जो हमने पहले भी देखे हैं। ये गो के एपिसोड 1 के सीन्स हैं, वो ट्रैप वाला सीन। और ये सब हमें इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि हमें टाइमलाइन का पता चल सके। ये है वो डंप यार्ड वाला सीन, यानी अभी गो की पहली आग चल रही है। और फिर केइची और रेना जब घर जाते हैं तो केइची कहता है वो कहता है उनका हाथ पकड़कर उसे खींच लेगा, पर फिर रेना कहती है नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो उसका हाथ निकल जाएगा। केइची कहता है हाँ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके सारे हाथ हो तो ही अच्छा।
इस लाइन को समझने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। यहाँ वो फर्स्ट मर्डर की बात कर रहा है जिसके विक्टिम का हाथ अब भी गायब है। और जब रैना घर पहुंचती है तो देखती है उसके पापा बाहर जा रहे हैं। उन्हें रीना नाम की एक लड़की ने बुलाया है, वही एक गोल्ड डिगर। और फिर अगले दिन वो पेन हंट वाला सीन जहाँ वो सब लोग पेन ढूंढते हैं और बेसमेंट में जाते हैं, वो सातों को जीत जाती है। फिर रीका उसे गिफ्ट देती है और हम सबको पता है फिर क्या होगा, सातों को गो। और फिर क्या हो? उसके बाद रैना कहती है वो थोड़ी बीमार है इसलिए वो नर्स के ऑफिस में जाएगी। और जैसे ही रैना वहाँ से जाती है, सातों को कहती है कि उसे अपना मुंह धोना है इसलिए वो भी जा रही है। ओह यू सातों को डेविल, तुम आखिर रैना के साथ करना क्या चाहती हो? सॉरी, मैं थोड़ा फ्लो में बह गया था। और जब सातों को अपना मुंह धो रही होती है तब हमें दिखती है ये इविल ग्रीन। और उसके बाद नर्स के ऑफिस में वो उसे H173 इंजेक्शन दे रही है। वैसे मुझे इससे की उम्मीद थी, ये वही इंजेक्शन है जैसे गाँव में उसने चुराया था और इससे हिनामिज़ावा सिंड्रोम एक्टिवेट हो जाते हैं। और इंजेक्शन देने के बाद वो सॉरी बोलती है। सातों को मोस्ट हेटेड कैरेक्टर्स की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाना चाहती है पर फिर भी कंपटीशन ज़्यादा है। और फिर रैना घर जाते वक्त अपनी नेक स्क्रैच करती है और जब वो घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड वहाँ नहीं है। और वो एक सेविंग्स बुक चेक करती है और उसे पता चलता है कि अकाउंट में से कई सारे पैसे निकाल दिए गए हैं। ये वही सेटलमेंट मनी है जो उसकी मॉम ने उसके डैड को डिवोर्स के वक्त दिए थे। और फिर ये सीन दिस ऑलवेज गिव्स मी द क्रीप। और फिर हिनामिज़ावा सिंड्रोम की वजह से उससे अपने पास्ट की कुछ यादें याद आती है, तब की जब उसकी मॉम ने उसके डैड को डिवोर्स दिया था। और इस डिवोर्स का जिम्मेदार रैना खुद को मानती है। और अगले सीन में वो कहती है उसे मेहनत करनी होगी ताकि दोबारा वैसा ना हो जैसा पहले हुआ था। और फिर रैना एक कैफे में जाती है और वहाँ पर उसे वो गोल्ड डिगर दिखती है, रीना। और जब रैना रीना की बातें सुनती है तो उसे पता चलता है कि वो उसके डैड से मोटी रकम वसूलने का कोई प्लान बना रही है। ये सुनकर रैना वहाँ से चली जाती है। और रैना के जाते ही रीना अपनी दोस्त से कहती है कि उसे रैना पे तरस आता है क्योंकि वो भी एक ही पेरेंट से पली बड़ी थी। तो वो समझ सकती है कि रैना पे क्या बीत रही है। ये कितना अजीब हुआ, जब रीना रैना को सिंपैथाइज करने लगी तभी रैना वहाँ से चली जाती है। और अगले सीन में रैना सड़क पे चल रही है और वो अपनी नेक स्क्रैच कर रही है और एक ही बात बोली जा रही है, मुझे मेहनत करनी होगी और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और इसी के साथ एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। और फिर अगले दिन रैना सुपरमार्केट जाती है कुछ सामान खरीदने। और मुझे लगता है ये वही सामान है जो हमें गो के एपिसोड 4 में दिखे थे, वो लंच बॉक्स में। वो सामान को अपने डंप यार्ड वाली वैन में छुपा देती है। और फिर जब वो स्कूल पहुंचती है तो सब उससे पूछते हैं कि तुम लेट क्यों हो गई, कहीं तुम सुबह सो तो नहीं रही थी। और फिर रीका कहती है अगर तुम ज़्यादा देर तक अपना पेट बाहर निकाल कर सोओगे तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। हे रीका, क्या तुम ये एक्सपीरियंस से कह रही हो? क्योंकि मुझे याद है तुम्हारे पेट में भी दर्द था। ठीक है, मैं मानता हूँ ये बहुत बुरा जोक था। और अगले सीन में जब रैना घर पहुंचती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि रीना भी उसके घर के सामने खड़ी है। और वो उससे कहती है कि वो उससे मिलने आई थी, उससे दोस्ती करने के लिए। और फिर रैना उससे बातों बातों में पूछती है कि क्या वो उसकी ट्रेजर ढूंढने में मदद करेगी। और वो उसे डंप यार्ड मिल जाती है। वहाँ पर रैना रीना से कहती है कि मैं कुछ टूल्स लेकर आती हूँ जिनसे हम ट्रेजर को खोज सकेंगे और तुम बाहर ही इंतज़ार करना। और जब वो सामान निकाल ही रही थी कि तभी रीना अंदर आ जाती है बारिश के कारण। और फिर रीना रैना से कहती है कि उसे बुरा लगता है कि उसके डैड बाहर में आते हैं और वो चाहती है कि रैना अपने डैड को कन्विंस करे कि वो बाहर आना बंद कर दे और इसमें वो भी उसकी मदद करेगी। वो उसके डैड से अब कभी नहीं मिलने वाली। एक मिनट रुको, कहीं ये रिडेप्शन आग तो नहीं चल रही? सातों के अंकल की तरह ये भी अच्छी बन गई क्या? लेकिन उसके साफ इरादों को बताने से भी कुछ नहीं हुआ। रैना उसके पास आई और उसका गला दबाने लगी। और रैना उससे कहती है तुम मेरे डैड को बेवकूफ़ बना सकती हो पर मुझे नहीं। और मगर तभी रीना पास में रखी लैंप को उठाती है और रैना के सर पे दे मारती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। मगर रैना अपना स्पेशल हथियार निकालती है। उसे देखते ही रीना डर जाती है और वैन से बाहर भाग जाती है। और रैना उसके पीछे भागती है और कुछ ही देर में वो उसे पकड़ लेती है और वो अपने क्लीवर से उसके कई सारे टुकड़े कर देती है। और फिर उस जगह में जूम आउट होता है और हमें दिखती है साथों को, वो सब खड़े खड़े देख रही थी। और वो कहती है रीना सान, अगर तुमने रीका को कन्विंस कर लिया हिनामिज़ावा में रहने के लिए तो मैं वादा करती हूँ तो मैं एक ऐसा परफेक्ट वर्ल्ड बनाऊंगी जहाँ तुम खुश रहोगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। सातों को तो रीका के पीछे यानदेरे हो रही है। फिर रैना रीना की लाश को एक बैग में डाल के छुपा देती है और जब वो अगले दिन वहाँ पहुँचती है तभी वहाँ पर केइची आ जाता है।
जो कि उसकी मदद करने आया था केन तक उनको निकालने के लिए। और केइची केन तक उनको निकालने की कोशिश करता है पर वो नहीं निकाल पाता और कहता है अगर हमारे पास कुल्हाड़ी होती तो ज़्यादा अच्छा। फिर रेना अपने घर से चाय लाने के बहाने वहाँ से चली जाती है और फिर वो रुककर एक जगह एक ही बात को बार बार दोहराने लगती है। केइची ने उससे देख लिया, वो जानता है अब मैं क्या करूँ। और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा हाँ मुझे बस थोड़ी और मेहनत करनी होगी। और वो वैन में जाती है, वहाँ से अपना क्लीवर लेकर आती है। जब तक वो लौटती है तब तक केइची को वो मैगजीन मिल जाती है जिसमें वो डैम कंस्ट्रक्शन मर्डर के बारे में पढ़ता है। और जब वो उस पर हमला करने वाली थी तभी केइची चिल्लाता है और वो डर जाता है। वाह, और मैं हमसे सोचता रहता था कि उसने ऐसा क्यों किया। ओरिजिनल हिगुराशी के एपिसोड 1 और हिगुराशी गो के एपिसोड 1 में भी यही हुआ था। तो अब जवाब हमारे पास है, उसने ऐसा क्यों किया था। वाह, जब सब इस बारे में भूल गए थे तभी राइटर ने इसे रिवील कर दिया। और ये सीन मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। डंप यार्ड से लौटने के बाद रेना फिर से सुपरमार्केट जाती है, वहाँ केइची की मॉम से मिलती है और केइची की मॉम उससे कहती है कि केइची को खाना बनाना नहीं आता, अगर कभी मैं उसके लिए खाना ना बना सकूँ तो क्या तुम बना सकती हो। और एपिसोड के एंड में जब रेना वापस घर जा रही होती है तब उसे मिलता है ओइशी और वो उसे अपने कार में बुलाता है और वो रेना से रीना के बारे में पूछताछ करता है जो कि कल से गायब है। क्या कोई मुझे समझाएगा कि इसके पास हर इंसान की इतनी बढ़िया फोटो कैसे होती है। रेना कहती है कि ये कल मेरे घर पर आई थी, हमने कुछ बात की थी और उसके बाद ही चली गई। और उसके बाद ओइशी कहता है ठीक है, अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ और पता चले तो मुझे कॉल करना। और जाते वक्त ओइशी रेना से कहता है कि समय हो चुका है वातानागाशी का। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल हमें ओइशिरोसावा का श्राप देखने को ना मिले। और ये कहकर वो चला जाता है और रेना उसे गुस्से से देखती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब मेरे चलने का वक्त आ गया है। मैं जानता हूँ हमने ये वीडियो थोड़ा लेट अपलोड किया पर हमारी स्पीड तो अब ऐसी ही है, क्या करें। और एंड में मैं वही बोलूँगा जो हर यूट्यूबर अपने वीडियो के एंड में बोलता है, ये तो एक प्रथा बन चुकी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नहीं, वीडियो को सब्सक्राइब मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आगे भी हिगुराशी के और एपिसोड्स के रिएक्शन बनाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ थोड़े जल्दी आएंगे। और आप कमेंट में हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि हमें अगली वीडियो किस बारे में बनानी चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो सायोनारा। अब अगर इससे ज़्यादा गाना बचे तो यूट्यूब कॉपीराइट मार देगा।